Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSat Institute of Information Technology. Today is our lecture number 3 regarding the course Cost Accounting. Course code is MGT 231. Today we are going to start our chapter number 3 regarding cost, volume and profit relationship. That's how the cost, volume and profit relationship, how we can find a break even and how does it affect on overall analysis of anything. This is required. ये हमेशा required होता है. क्यों required होता है? Because cost और volume आपको देखना पड़ता है कि आपने अगर हम लोग हमेशा कहते हैं जितनी प्रोडक्शन बढ़े जितनी सेल हो उतनी बेहतर है, बट दैट इज नॉट द केस. हमेशा उसे कॉस्ट के साथ मेजर करना पड़ता है, उसे कॉस्ट के साथ मैच करना पड़ता है और मैच करने के बाद ही आपके पास कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. So starting with the chapter, let's start what it is. First we are going to have a very good introductory part जिसमें हम पूरे लेक्चर को एक प्रीव्यू देंगे. Then we go into a very detailed natures. Okay, वे बहुत डिटेल्ड निटी एंड ग्रिटीज में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि हाँ जी कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट रिलेशनशिप किस तरह कैसे एग्जिस्ट करता है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द टॉपिक. Obviously the reading is the same thing. 14th edition Horngren, Cost Accounting, a Managerial Emphasis, very good book. And additionally Managerial Accounting by Garrison and Noreen. And also one additional book that is a very good book, that is a Managerial Economics by Casio, that is of the 6th edition. It's a very good book, you must consult it. So starting with the lecture, first of all starting with the decision making. When we talk about a cost, volume and profit relationship, it always be a पार्ट ऑफ डिसीजंस. जब ये हमेशा बात ही उसकी होती है कि हम डिसीजंस की बात करें कि डिसीजंस कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, किधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं. जब भी हमने वॉल्यूम को और कॉस्ट को मैच करना है, ऑब्वियसली वी आर इन द डायलेमा कि हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है. हमने यहाँ पे प्रोडक्शन ही को मेजर करना है और प्रोडक्शन ही को मेंटेन करना है. और जब हमने प्रोडक्शन को मेजर, प्रोडक्शन को मेंटेन करना है, दैट मीन्स के वी आर गोइंग टू सी कि आपस में कितना आइडेंटिफाई हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द 5 स्टेप्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन प्लानिंग, कंट्रोल, रिवाइज. ये ऑलरेडी आप लोग मैनेजमेंट भी पढ़ चुके होंगे, आप ऑलरेडी ये अपनी मार्केटिंग भी पढ़ चुके होंगे, ऑलरेडी आप एचआर कोई कोर्स होगा उसमें भी पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे. बट इन दिस केस ये जो कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट रिलेशनशिप है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग कि आपने कितना वॉल्यूम मेंटेन करना है और किस तरह कॉस्ट को मिनिमम रखना है. मींस मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट. सो स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड अनसर्टेनिटी. इफ आई टॉक अबाउट अ प्रॉब्लम और एनी uncertainty, how would you define the problem? Somebody says again the problem is something that exists on you can say any hurdle, but it's a difference between existing and desired state of state that I have already discussed in my first lecture. कि प्रॉब्लम का मतलब होता है जब भी आपके जो चाहते हैं और जो हो रहा है इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा प्रॉब्लम कहलाएगा. Obtain an information, make prediction about the future, फ्यूचर के बारे में predictions करनी है. Make decisions by choosing between alternatives, decisions करने हैं by choosing between alternatives, using cost, volume, profit analysis. क्या आपने alternatives को किस तरह select करना है? By using cost, profit, volume analysis. क्या आपने उसका cost देखनी है, profit कितना है और उसका देखना है कि volume कितना है. इन सारों की बेसिस पे आपने डिसीजन करना है कि कौन सा बेहतर अल्टरनेटिव है, कौन सा बेहतर अल्टरनेटिव नहीं है. इंप्लीमेंट द डिसीजन, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड लर्न. यानी इंप्लीमेंट करें डिसीजन, देन इवेल्युएट द परफॉर्मेंस एंड देन लर्न. फाउंडेशन अजम्पशंस इन सीवीपी. ऑब्वियसली कोई मॉडल आप पढ़ते हैं, जैसे सीवीपी अगेन मॉडल है, कोई भी मॉडल आप पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कि इस मॉडल के लिए जरूरी होता है कि आपकी कुछ अजम्पशंस क्रिएटेड हो. चाहे आप किसी भी मॉडल की बात करें, मैं फाइनेंस की बात करता हूं तो कैपम मॉडल आता है, मैं मार्केटिंग की बात करता हूं अगेन बीसीजी मैट्रिक्स, अगेन इट्स अ मॉडल. एचआर की बात करता हूं ओल्ड एंड हैकमैन का मॉडल आता है. ये सारी मॉडल्स हैं, लेकिन ये मॉडल्स ऐसे नहीं बने हुए कि ये रियलिटी, दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. ये कुछ अजम्पशंस ली जाती हैं, कुछ चीजें अज्यूम की जाती हैं. ऑब्वियसली फिर कॉस्ट, प्रॉफिट, वॉल्यूम एनालिसिस में भी वो चीजें जो हैं वो आपको अज्यूम करनी पड़ेंगी. फर्स्ट, चेंज इन प्रोडक्शन, सेल्स एंड आर द सोल कॉज फॉरकास्ट एंड रेवेन्यू चेंज. हम ये कहते हैं कि जितना भी चेंज आएगा उसके सेल्स वॉल्यूम या प्रोडक्शन में, वो अकेला एक इंडिकेटर होगा या अकेला ऐसी फैक्टर होगा जो आपके रेवेन्यू में चेंजेस लाएगा या कॉस्ट में चेंजेस लाएगा. यानी वो वाहिद वेरिएबल होगा जो आपके रेवेन्यू या कॉस्ट में चेंजेस लाएगा. टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. यानी टोटल कॉस्ट किस तरह एग्जिस्ट कर रही होगी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह एग्जिस्ट कर रही होगी. यानी टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. इसके अलावा कोई और कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी. यानी दोनों कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को मिलकर आपके पास क्या बन रही होगी? टोटल कॉस्ट बन रही होगी. रेवेन्यू ऑन कॉस्ट बिहेव एंड कैन बी ग्राफ्ड एज अ लीनियर फंक्शन.
अब लीनियर और नॉन लीनियर की मैं डिस्कशन करूं तो लीनियर मींस ये है कि जिसका चेंज कांस्टेंट रहे। इन अदर वर्ड, जिसका जो लीनियर का जो आपके पास स्लोप है वो ओवरऑल कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो रहा हो। जब वो चेंज नहीं हो रही होगी तो दैट मींस कि आपको टोटल कॉस्ट, जो रेवेन्यू और कॉस्ट है वो लीनियर फंक्शन है कि एक यूनिट बेचा तो आपको पता है इतना प्रॉफिट में इंक्रीज आया, एक और यूनिट बेचा तो उसी प्रॉफिट में उतना इंक्रीज आया, दैट इज लीनियर। लेकिन अगर हर दफा प्रॉफिट में चेंज डिफरेंट आ रहा है, दैट मींस इट्स नॉन लीनियर। तो उसका मतलब होगा कि ये नॉन लीनियर। तो यहां पे एज्यूम कर रहा है कि रेवेन्यू और कॉस्ट का रिलेशनशिप आपस में क्या है, लीनियर है। देयर इज नो नॉन लीनियर फंक्शन एग्जिस्ट अमंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दैट मींस अ स्ट्रेट लाइन। Then selling price, variable cost per unit and fixed cost per unit all known and constant, यानी selling price, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट ये सब श्योरिटी के साथ हमें पता है कि इतनी इतनी अमाउंट होगी। देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व्ड इन इट। हम ये कहेंगे कि हाँ जी इतनी इतनी एग्जिस्ट कर रही है, तो हमारी सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट आर ऑल नोन फॉर एंड कांस्टेंट, यानी जितनी भी होंगी वो सब हमें पता होंगी और कांस्टेंट होंगी। इन मेनी केसेस ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट विल बी एनालाइज्ड, यानी एक प्रोडक्ट को हम एनालाइज करेंगे, दो प्रोडक्ट को हम एनालाइज नहीं कर रहे होंगे। इफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर स्टडीड देयर रिलेटिव सेल्स प्रोपोर्शन आर नोन एंड कांस्टेंट। अगर ठीक है एक प्रोडक्ट को हम एक टाइम पे एनालाइज करेंगे, अगर वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, तो याद रखिएगा वहां पे हम हर एक को प्रोपोर्शनेटली आइडेंटिफाई या डिफाइन करेंगे और सेपरेट करेंगे, यानी हर पोर्शन को हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। देन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट इज इग्नोर्ड, इसमें हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे व्हेन यू आइडेंटिफाई अ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप। दीज आर द assumptions that we are going to take when we are talking about a CVP एनालिसिस, यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की। जब भी हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात करेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक दिस थिंग्स आउट ऑफ इट। बेसिक फार्मूला की बात करते हैं, याद रखिएगा रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम। ये याद रखिएगा, ये हमेशा यही रहेगा कि रेवेन्यू में से जब आप फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दें, वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर दें, इन अदर वर्ड्स रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, तो याद रखिएगा द आंसर वुड बी एन ऑपरेटिंग इनकम। Were the following supporting equation holds, revenue equals to selling price into quantity sold, so that is known as revenue. Variable cost equals to variable cost per unit plus into quantity sold, यानी variable cost per unit जितनी पड़ रही हो उसको किससे करते हैं, into quantity sold, के जितनी भी quantity हो उसको हम sold कर रहे हो, यानी variable cost into a variable cost per unit into quantity sold, selling price, sales price into quantity sold. Remember these formulas. Then CVP, one thing that is known as contribution margin. Already you have all discussed this in accounting, but contribution margin also exists. Manipulation of basic equation yields an extremely important and powerful tools extensively used in cost accounting, that is contribution margin. यानी manipulations of the basic इक्वेशन यील्ड्स, यानी कि जितनी भी मैनिपुलेट करें इक्वेशन बेसिक यील्ड्स की, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है याद रखिएगा, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या कहते हैं उसे हम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इक्वल्स टू यूनिट सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक सेलिंग प्राइस में से आप अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या चीज जनरेट होती है, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगेन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसे क्या कहते हैं हम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन फर्दर, contribution margin also equals contribution margin per unit multiplied by the number of quantities sold, यानी वहां पे भी जो हमने निकाला था बैक स्लाइड पे वो क्या था, पर यूनिट था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट था। लेकिन जब यहां पे बात कर रहे हैं हम, दैट मींस कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरे पास आया है। तो कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू क्वांटिटी सोल्ड। देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, वन मोर थिंग दैट इज एग्जिस्ट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो परसेंटेज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। किससे डिवाइड करेंगे उसे हम, सेलिंग प्राइस। हियर यू कैन सी that is contribution margin ratio। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की हम जब बात करते हैं तो याद रखिएगा ये किसकी इक्वल होती है, CMU, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इंटरप्रिटेशन, हाउ मेनी सेंट्स आउट ऑफ एवरी सेल्स डॉलर आर रिप्रेजेंटेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मतलब मींस
₹5 की आपने कोई चीज बेची है, इसमें से कितने परसेंट जो था वो क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। क्या था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने परसेंट था? और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो यहां पे एग्जिस्ट करेगा, यानी हाउ मेनी ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड एज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा है। देन फॉर सम बेसिक फार्मूला डेरिवेशंस, बहुत स्मॉल सी डेरिवेशन है, नॉट सो डिफिकल्ट। द बेसिक फार्मूला मे फर्दर बी रीअरेंज्ड एज फॉलो। अब क्या है यहाँ पे गौर से देखिए, बेसिक फार्मूला क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम। ये हमारे पास क्या है? हमारा बेसिक फार्मूला है। देन सेल्स किसके इक्वल है? सेल्स प्राइस इंटू क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट यहीं पे ऑपरेटिंग इनकम ही है। मैं क्यू कॉमन ले लूंगा इसमें से, और यहां से क्या करूं? एस एंड पी माइनस वेरिएबल कॉस्ट यहां पे ले आयो, तो यहां पे आ गया। तो यहां पे गौर से देखें तो यहां पे बीच में क्या आ रहा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या आ गया यहां पे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग इनकम। रिमेंबर दिस लास्ट इक्वेशन, इट विल बी यूज्ड अगेन इन दिस मूवमेंट, यानी किसके इक्वल होगा? क्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग इनकम। ये याद रखिएगा, क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू ऑपरेटिंग इनकम। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और किस तरह वर्क करता है। रिकॉल द लास्ट इक्वेशन इन अर्लियर, जो हमने ऑलरेडी बनाई थी ऑपरेटिंग इनकम की। अ सिंपल मैनिपुलेशन ऑफ दिस फार्मूला एंड अ सेटिंग OI टू 0 विल रिजल्ट इन अ ब्रेक इवन पॉइंट। मैं अगर कहूं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज होती है, तो क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज कहलाएगी? दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस एंड नो लॉस। दैट मीन्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू, सॉरी कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, कि जितना रेवेन्यू था उतनी कॉस्ट थी। देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन है। तो वो कब होगी? जब हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम किसकी इक्वल हो जाएगी? 0। तो क्या यहां पे कह रहे हैं कि देखो, ऑपरेटिंग इनकम को जब हम 0 पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ जाएगा? और दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। एंड सिंपल दैट इज द मैनिपुलेशन ऑफ दिस फार्मूला इज सेटिंग OI इक्वल्स टू 0 एंड विल रिजल्ट इन अ ब्रेक इवन क्वांटिटी। किसमें रिजल्ट करेगा? ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो क्या बन जाएगा यहां पे? FI इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो ऊपर वाला फार्मूला था इसे हमने रीअरेंज किया, तो क्या बना? Q CMU 0, FC को मैं उस तरफ ले गया हूं, और ऑपरेटिंग इनकम ऑलरेडी हमने 0 रखी थी। तो यहां पे अगर मैं Q सिर्फ छोड़ता हूं तो यहां पे क्या बच जाएगा? FC डिवाइड बाय क्वांटिटी ब्रेक इवन। दैट मीन्स ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से हम डिवाइड कर देंगे। तो दैट्स व्हाई दिस फार्मूला इज नोन एज क्वांटिटी ब्रेक इवन। के कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे? वी हैव अ ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे हमारे पास नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन एग्जिस्ट करता है। एट दिस पॉइंट फर्म हैज नो प्रॉफिट और नो लॉस एट अ गिवन सेल्स लेवल। इफ पर यूनिट वैल्यूज आर नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास क्या होगी? पर यूनिट वैल्यूज नहीं अवेलेबल है, द ब्रेक इवन पॉइंट मे बी रिप्रेजेंटेड एज ब्रेक इवन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। क्या है ये? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है। ऊपर क्या यूज हो रहा था? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। लेकिन जब भी हम सेल्स यानी इन टर्म्स ऑफ प्राइस निकालेंगे तो याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसकी इक्वल होती है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट, यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट। तो इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। दैट मींस दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। Break even point extended some more profit planning we can see with a simple adjustment the break even point formula can be modified to become a profit planning tool। क्या होगा वो? profit planning tool कहलाएगा। Profit is now reinstated at to a B formula changing it to a simple sales volume। अब क्या हुआ? उसने यहाँ पे ओवरऑल जो फार्मूला था उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया। फार्मूला क्या था हमारे पास? क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस FC इक्वल्स टू ऑपरेटिंग इनकम। हमने ब्रेक इवन के लिए इसे किसकी को रख दिया? 0 के इक्वल कर दिया था। अब मैं कहता हूं यहां पे क्वांटिटी निकालनी है, यहां पे अगर फार्मूले को रीअरेंज करना है, प्रॉफिट प्लान करना है कि कितना प्रॉफिट, मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना है। मैं कहूं सपोज मेरा टारगेट प्रॉफिट 10,000 है, तो दैट मीन्स मैं ऑपरेटिंग इनकम की जगह क्या रखूंगा? 10,000। मैं कहूंगा मेरा टारगेट प्रॉफिट 20,000 है, तो मुझे कितनी सेल्स करनी चाहिए? तो मैं ऑपरेटिंग इनकम की जगह क्या रखूंगा? दैट इज 20,000। तो उसके लिए फार्मूला जब जनरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे FC प्लस OI, यानी FC को मैं इस तरफ ले गया,
देन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो ये मेरे पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू दिस वन। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया फॉर टारगेट प्रॉफिट और प्रॉफिट प्लानिंग की। जब भी मुझे प्रॉफिट प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं यही फॉर्मूला यूज करके फर्दर आगे चलेंगे। नाउ सीवीपी ग्राफिकली देखते हैं कि एक्चुअली कंट्रीब्यूट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता क्या है। ये गौर से देखिएगा, ये वाली दैट इज नोन एज टोटल कॉस्ट लाइन, ये टोटल कॉस्ट लाइन है, एंड दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू लाइन जो नीचे से आ रही है, यानी दिस वन मैं इसके साथ डबल डॉटेड लगा रहा हूं, दैट इज एक्चुअली अ रेवेन्यू लाइन, और जो जिसके साथ मैं कंप्लीट लाइन बना रहा हूं ये क्या है हमारी, दैट इज कॉस्ट लाइन। अब याद रखिएगा इससे ऊपर यहां पे इस एरिया में क्या है, टोटल कॉस्ट लाइन ऊपर है, प्रॉफिट लाइन नीचे है, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जब कम होगा कॉस्ट से तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, लॉस रीजन, इसे क्या कहते हैं हम, लॉस रीजन। ये सारी की सारी हमारे पास लॉस रीजन एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इस पॉइंट पे आगे क्या हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारे पास आके, नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं इसे हम, ब्रेक इवन पॉइंट। और ये पॉइंट आ गया, उसके ऊपर देखें तो क्या हुआ है, टोटल रेवेन्यू लाइन ऊपर चली गई है और कॉस्ट लाइन नीचे आ गई है। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास सारा एरिया क्या कहला जाएगा, दैट इज आर ऑपरेटिंग इनकम। ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑपरेटिंग इनकम का एरिया आ गया। तो दैट मींस ये जो पोर्शन है ये हमारा सारा इनकम, ऑपरेटिंग इनकम का है। इसके नीचे जो अगर यहां पे देखें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब है क्या कि ये कॉस्ट लाइन है। तो 2000 इज एक्चुअली अ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज वो 2000 चाहे वो कोई यूनिट ही प्रोड्यूस ना करें, क्या करें, कोई यूनिट भी अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो याद रखिएगा उन्हें 2000 की कॉस्ट लाजमी पड़ेगी। क्या होगा, 2000 की कॉस्ट उन्हें लाजमी पड़ेगी। तो दैट मींस इट्स नोन एज योर टोटल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, इसके ऊपर जितने चेंजेस आ रहे हैं इस लाइन से ऊपर, तो वो पर यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं। दैट मींस दिस पोर्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट कहला जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट है। और ये पोर्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये दैट इज द होल, दैट इज नोन एज सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ग्राफिकली क्या मैं कहूंगा कितना वॉल्यूम है, कितना प्रॉफिट। एक्स एक्सिस में देखें तो यूनिट सोल्ड है, ऊपर क्या है, डॉलर्स ऑफ योर रेवेन्यू, कि कितना रेवेन्यू एग्जिस्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो बीइंग कॉस्ट, बट देयर इज अ डॉलर्स। यानी आपने इन दोनों लाइंस को ड्रॉ किया एंड यू ऑल्सो आइडेंटिफाइड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग लॉस, दैट इज नोन एज सीवीपी ग्राफिकली। प्रॉफिट प्लानिंग इलस्ट्रेटेड। अब गौर से देखिएगा यहां पे क्या है, आपकी फिक्स कॉस्ट सेम है यहां तक, फिर चेंज हुई है, फिर कांस्टेंट रही है, फिर चेंज हुई है, फिर कांस्टेंट रही है। वेरिएबल कॉस्ट क्या रही है यहाँ पे, 1000, 120, 150, फिर 100, 120, 150 एंड 100, 120, 150। ब्रेक इवन कितना आ रहा है, जो ब्रेक इवन निकाले, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आ गए, सेलिंग टू अर्न। अब यहाँ पे क्या रहा है, सोल्ड एट $200, यानी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हो रहे हैं, $200 के हिसाब से। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने इसका ब्रेक इवन पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए कि कितना आ रहा है, 20, 25, 40, 24, 30, 48, 28, 35, 56. These are the break even points based on number of units required to be sold at $200. यानी ये हमारे पास क्या चीज है, सेलिंग प्राइस है। तो हमने क्या किया होगा, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों अवेलेबल हैं, तो हमने इसका क्या किया होगा, ब्रेक इवन पॉइंट निकाला होगा। किससे निकलता है, क्वांटिटी ब्रेक इवन, दैट इज FC डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट। तो यहां पे जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट आ गया तो दैट मींस यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द कॉस्ट। कितना था, 2000, और यहां पे हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दिया। कैसे निकलता है, सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 200 थी ना, 100 माइनस किया, 100 आया यहाँ पे, तो दैट मींस 100 नीचे आ गया। 100 जब नीचे आया तो मैंने क्रॉसिंग की, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, 20, एंड सेम 20 इज ओवर हियर। यहां पे वही 20 आ रहा है जो वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है। देन और एट द प्रॉफिट लेवल ऑफ 1200, कि अगर टारगेट इनकम कितनी हो हमारी 200, तो यहां पे हमारे पास क्या आता था, ऑपरेटिंग इनकम आ जाती थी ना हमारे पास। तो दैट मींस हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम किसकी इक्वल है, ऑपरेटिंग इनकम हमारी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 1200। हमारी किसकी इक्वल आ रही है, वो 1200 की। तो 1200 पे उसे कितनी उसे सेलिंग करनी है, 32, 40, 40, 64, 36, 45, 32, 40, 50 एंड 80। These are the sellings that they are going to do. Then 1600 is there. 1600 पे हमारे पास प्रॉफिट क्वांटिटी सेलिंग आई है, एंड एट 2000 वी हैव टू सेल दिस मच क्वांटिटी टू गेट आवर टारगेट प्रॉफिट। कि जब भी हमने टारगेट प्रॉफिट अचीव करना है हमने हमेशा इन क्वांटिटीज को लेना है। अब मेरी मर्जी की टारगेट इनकम कितनी होनी चाहिए, 1200, 1600 और
2000, वट एवर वुड बी द टारगेट इनकम, वो सामने आ जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट्स, अब यहां पे देखें यार, नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड कैसे निकल रहे हैं, एफसी प्लस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय CMR, क्या निकल रहे हैं यहां पे, CMU कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, नॉट आर रिक्वायर्ड। जब यहां पे हम सेल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, सेल्स, पूरी क्वांटिटी कितनी अमाउंट की सेल्स हुई है, तो यहां पे हमने इस तरह हमने क्या निकाल ली, हमारे पास क्वांटिटी या टारगेट प्रॉफिट दैट वी हैव रिक्वायर्ड, कितने क्वांटिटी सोल्ड करें ताकि हमारे पास टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। CVP and income taxes. From time to time, it is necessary to move back and forth between the pre-tax profit, operating income जिसे कहते हैं, and after-tax profit जिसे हम net income कहते हैं, depending of the fact. After-tax profit can be calculated किस तरह, operating income into 1 minus tax rate, जो मे बी नॉर्मली 40% होता है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगी। तो ऑपरेटिंग इनकम जब हमने निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, दैट इज अगेन अ फार्मूला। ये क्या है हमारे पास, फार्मूला है फॉर फाइंडिंग द ऑपरेटिंग इनकम। क्या फाइंड करनी है हमने, ऑपरेटिंग इनकम फाइंड जब भी करनी है तो हम यही फार्मूला यूज करके ऑपरेटिंग इनकम आइडेंटिफाई करेंगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस, CVP प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आंसर अ वैरायटी ऑफ व्हाट इफ सिनेरियो, यानी ये किस लिए होता है, व्हाट इफ सिनेरियो, कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी प्रोडक्शन किधर जाएगी, नई टेक्नोलॉजी ना आई तो हमें प्रोडक्शन कैसे मैनेज करनी पड़ेगी, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर हमारे एम्प्लॉइज बढ़ गए या कम वेजेस पे आ गए तो हमारी ओवरऑल वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, किस लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, दीज ऑल थिंग्स आर अटैच्ड टू इट, दैट इज नोन एज CVP प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आंसर वैरायटी ऑफ व्हाट इफ सिनेरियो। बहुत सारे व्हाट इफ सिनेरियोस को ये आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट हैपेंस टू प्रॉफिट इफ, क्या मतलब कि क्या होगा अगर हम लोग ये कर रहे हैं, क्या होगा, क्या कौन से तरीके अडॉप्ट करें तो हमारे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हम ये काम करें तो व्हाट वुड बी आवर प्रॉफिट, अगर हम ये चेंजेस लाएं प्रोडक्शन के अंदर तो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट, अगर हम ये एडिशनल प्लांट लगाएं तो हम व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा। सो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाट इफ, कि प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इफ वी आर गोइंग टू डू दिस, कि अगर हम ये करें तो हमारे प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले चीज क्या देखेंगे, दैट इज सेलिंग प्राइस चेंजेस देखेंगे, वॉल्यूम चेंजेस देखेंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंजेस देखेंगे। सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आ रहा है तो उससे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा, वॉल्यूम अगर कम ज्यादा करें तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अपनी जगह से चेंज करें तो ओवरऑल प्रॉफिट्स पे किस तरह इफेक्ट आएंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हाँ जी प्रॉफिट्स पे किस तरह इंपैक्ट्स आने हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वन इंडिकेटर ऑफ रिस्क, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या कहते हैं उसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, यानी कि बजट कितना था और ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी, यानी जितनी ज्यादा होगी ब्रेक इवन सेल्स दैट मींस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हायर, मतलब बजटेड सेल्स शुड बी हायर देन ब्रेक इवन सेल्स। मैं कहूं कि मेरी जो आपके पास ओवरऑल बजटेड सेल्स जो आ रही हैं वो आ रही 10,000, मेरा ब्रेक इवन 8,000 पे, तो दैट मींस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,000, so that is known as margin of safety। budgeted sales mean कितना आपके हिसाब में बजट है for the sales, यानी कितने बजट पे वो एग्जिस्ट कर रहा है। MOS रेशियो क्या कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो रिमूव्स द फर्म साइज फ्रॉम आउटपुट, क्या करता है वो रिमूव करता है फर्म साइज फ्रॉम आउटपुट एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, यानी कि वो अपने आप को साइज कैसे डिटरमाइन करता है, फ्रॉम आउटपुट फ्रॉम बजटेड सेल, और उसको फिर अपने आप को इन टर्म्स ऑफ रेशियो आइडेंटिफाई करता है, किस तरह आइडेंटिफाई करता है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो एमओएस रेशियो इज द एमओएस डिवाइड बाय बजटेड सेल्स, यानी इन टर्म्स ऑफ बजटेड सेल्स आपके पास आ जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, जिसे हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। ऑपरेटिंग लीवरेज, OL इज द इफेक्ट दैट फिक्स्ड कॉस्ट हैव ऑन change in operating income as a change occur in units sold, expressed as the change in contribution margin। operating leverage means कितना contribution margin और operating income में आपस में change आ रहा है। गौर से देखिएगा, is the effect that fixed cost have on change on operating income, यानी कितना ऑपरेटिंग इनकम को अफेक्ट आएगा इफ द फिक्स्ड कॉस्ट विल बी चेंज्ड एज चेंज अकर इन यूनिट सोल्ड, यानी क्या होगा, चेंज किस में आ रहा है, यूनिट सोल्ड में। जैसे मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ाई दैट मींस मेरे पास अब यूनिट सेलिंग ज्यादा हो गई, मैंने एक और प्लांट लगा लिया। एक्सप्रेस एज द चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कैसे पता लगेगा, बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फार्मूला क्या बना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय ऑपरेटिंग इनकम। क्या बना फार्मूला,
contribution margin divided by operating income. Contribution margin divided by operating income. Notice that these two items are identical except the fixed cost. यानी ये दोनों items identical हैं fixed cost के अलावा. So when we are going to find operating leverage, that is contribution margin divided by operating income. Contribution margin को हम किससे divide करेंगे? Divide by operating income. Effect of sales mix on CVP. यानी sales mix means when there exist a many type of products and each has different volume, different price and all that. The formula presented to this point has assumed a single product. किसको assume करा था वो? Single product को. And produced and sold. A more realistic scenario involve multiple products. यानी एक से ज़्यादा products हैं in different volumes with different cost. यानी different volume है और different cost exist कर रही है. The same formula are used. Formulas multiple product के लिए भी same use होता है, but instead use average contribution margin for bundle of goods. यानी वहां पे हम single contribution margin नहीं होगा बल्कि क्या use होगा? Overall average contribution margin. क्या use होगा हमारे पास? Average contribution margins for bundle of products. किसके लिए? For bundle of products. मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स. बहुत सारी चीजें होती है जो कॉस्ट को ड्राइव कर रही होती हैं, एक चीज नहीं होती. हमने अभी तक अज्यूम क्या किया था कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट कौन बढ़ाएगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट. लेकिन कॉस्ट के बहुत सारे और ड्राइवर्स भी होते हैं. सिर्फ एक चीज, वेरिएबल कॉस्ट में अराइज फ्रॉम मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स और एक्टिविटीज. अ सेपरेट वेरिएबल कॉस्ट नीड टू बी कैलकुलेटेड फॉर ईच ड्राइवर. फॉर एग्जांपल कस्टमर पेशेंट काउंट, पैसेंजर माइल्स. अब यहां पे अब सर्विस के लिए तुम पैसेंजर माइल्स पे होगा ना. अब हर जगह तो यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं हो रही. पेशेंट डे, अब सर्विस सेक्टर है वहां तो पेशेंट डे के हिसाब से चीजें कैलकुलेट होंगी क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है. क्या है वो? मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग है. स्टूडेंट क्रेडिट आवर्स, हर चीज आपकी जो ओवरऑल फीस कटती है वो क्रेडिट आवर्स पे कटती है क्योंकि कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही बल्कि सर्विसेज है. ये ऑलरेडी दे आर नोन टू बी एज अ सर्विस सेक्टर. अल्टरनेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉरवर्ड. अब यहां पे क्या जी, अब देखिए दो तरह की इनकम स्टेटमेंट अलग है. कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट एम्फसाइजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कंट्रीब्यूशन इनकम स्टेटमेंट एम्फसाइजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन. देखिएगा रेवेन्यू 1000, वेरिएबल कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग दोनों ऐड की 520, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास 480. फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग, दोनों चीजें निकाल दी तो हमारे पास क्या चीज बची? दैट इज आर ऑपरेटिंग इनकम. सेम इज द केस यहां पे देखिए 1000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दिया हमने, यानी दोनों को ऐड कर दी. किस किस को? 250 इज आर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग, दोनों को हमने क्या किया? ओवरऑल सॉरी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया ये. तो हमारे पास आया ग्रॉस प्रॉफिट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने माइनस किया तो वी हैव अ ऑपरेटिंग इनकम. अब देखिए एक बना है फैक्ट्री स्टाइल में यानी फैक्ट्री फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट बनी है, एक हमारे पास नॉर्मल एनुअल रिपोर्ट फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट बनी है. बोथ स्टेटमेंट्स हैव अ इक्वल आंसर्स बट तरीका फर्क है. एक में मैन्युफैक्चरिंग अलग रखे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अलग रखे हैं, एक में सिर्फ फिक्स्ड अलग रखे हुए, वेरिएबल अलग रखे हुए. दोनों सेम है बट फर्क सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट्स है या ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. Now we are moving towards the cost, volume and profit behavior. Now अभी तक हमने हर चीज का प्रीव्यू कर लिया, CVP देख लिया, ऑपरेटिंग लीवरेज देख लिया, each and everything we have done with it. Now we are moving towards the cost, volume and profit एनालिसिस के उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं. वी आर गोइंग टू अ निटी ग्रिटी स्मॉल. अब डेप्थ में जा रहे हैं, हम इन डेप्थ में जा रहे हैं कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के इन डेप्थ में क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. ये दोनों को देखेंगे. याद रखिएगा जब तक हम सीवीपी नहीं कर सकते, जब तक हमारे पास सारी किस्म की कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई ना कर सके, सारी किस्म की कॉस्ट को हम देख ना चुके हों. हर तरह की कॉस्ट देखेंगे तो हमारे सामने चीजें नजर आएंगी. तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस. Cost behavior analysis is the study of how specific costs respond to change in level of business activity. हर तरह की कॉस्ट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करती है जब भी आप बिजनेस एक्टिविटी चेंज करते हैं. जब भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी वेरी करेगी, याद रखिएगा हर तरह की कॉस्ट डिफरेंट तरीके से वेरी करेगी, यानी हर एक की कॉस्ट डिफरेंट तरीके से वेरी करेगी और उसी वेरिएशंस को हम हिसाब से नए नए नाम देंगे हम कॉस्ट को, जैसे मिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑल आर देयर दीस टाइप्स ऑफ कॉस्ट. सम कॉस्ट चेंजेस, अदर रिमेन सेम. जरूरी नहीं कि सारी की सारी कॉस्ट एक टाइम पे चेंज हो. कुछ कॉस्ट चेंज होंगी, कुछ कॉस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी. और नॉलेज ऑफ कॉस्ट बिहेवियर हेल्प मैनेजमेंट प्लान ऑपरेशन.
A knowledge of cost behavior helps management to plan operations, decide between alternative course of एक्शन। यानी कि जब भी आपको कॉस्ट बिहेवियर पता हो, आपकी मैनेजमेंट प्लान करेगी अपने ऑपरेशन कि कौन सा हमने करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पे रखना है, कौन सा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन पे नहीं रखना। कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज। किन पे अप्लाई होता है? हर टाइप ऑफ एंट्री पे कॉस्ट बिहेवियर लाजमी अप्लाई हो रहा होता है कि व्हाट इज द कॉस्ट एनालिसिस, यानी कि कॉस्ट बिहेवियर हर तरह, हर कंडीशन में जो कॉस्ट को नाम देंगे वो उसी तरह बिहेव करेंगे जिस तरह हम यहां पे अभी पढ़ेंगे। यानी हर तरह की आइडेंटिटी में चेंजेस में ऑलरेडी चेंज आएगी। देखें, जैसे अब मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नया खोल रहे हैं। जब आप एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट नया खोल रहे हैं, नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट भी चाहिए होगी, उसकी आपको हर चीज एंटिटी चाहिए होगी, उसके यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेज चाहिए होंगे, उसके आपको नई मैनेजमेंट टीम चाहिए होगी, उसके लिए नई मशीनरी चाहिए होगी। मींस ईच एंड एवरी कॉस्ट विल बी चेंज्ड। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा कि जो मैनेजमेंट की नई टीम चाहिए उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डाल दूं। नो, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिमेन्स द सेम, मैनेजमेंट टीम की कॉस्ट अभी भी डिफरेंट रहेगी, यानी दैट इज सपोर्टिव पीरियड कॉस्ट ही कहलाएगी। वो पीरियड कॉस्ट के अलावा वो कुछ नहीं कहलाएगी। Cost behavior analysis continued. Starting point in cost behavior analysis is measuring key business activity. कौन कौन सी की बिजनेस एक्टिविटीज हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है की बिजनेस एक्टिविटी? प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, सेलिंग, जितनी भी वैल्यू चेन से चीजें रिलेटेड है वो सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। आप सप्लायर है, चीजें परचेज कर रहे हैं, रिटेलर को जा रही है, होलसेलर को जा रही है, एंड कंज्यूमर को पहुंच रही है, वो सारी की सारी दैट आर नोन एज बिजनेस एक्टिविटी। और हर एक्टिविटी से रिलेटेड एक कॉस्ट है, उस कॉस्ट को स्पेसिफिक नाम दिया गया और उस कॉस्ट का एक अपना सेपरेट बिहेवियर एग्जिस्ट कर रहा होता है कि व्हाट वुड बी द सेपरेट बिहेवियर दैट एग्जिस्ट। एक्टिविटी लेवल में भी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिटेल कंपनी। रिटेल कंपनी में किस तरह एक्टिविटी होंगी? सेल्स डॉलर। ट्रकिंग कंपनी माइल्स ड्रिवन, इन होटल रूम ऑक्यूपेंसी, एंड डांस क्लास टॉट डांस स्टूडियो। यानी आपने जो रिटेल कंपनी है उसको सेल्स की वजह से आप मेजर करेंगे, यानी किस तरह की एक्टिविटी है। जितनी ज्यादा ट्रक चलेगा उतना ज्यादा एक्टिविटी ज्यादा हुई है, जितने रूम ज्यादा ऑक्युपाइड हुए उतनी एक्टिविटी ज्यादा हुई है, जितनी डांस क्लासेस ज्यादा हुई हैं उतनी ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वहां पे पूरी कंप्लीट हो रही होगी। मैनी कंपनीज यूज मोर देन वन मेजरमेंट बेस, यानी एक कंपनी कई दफा एक से ज्यादा मेजरमेंट बेस होती है। फॉर एग्जांपल मोस्ट कंपनीज कहते हैं जी हमने मशीन भी यूज करने और लेबर भी यूज कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज बोथ, कि लेबर आर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे और मशीन आर्स भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज बोथ मशीन आर्स एंड ऑल्सो द लेबर आर्स। इन दोनों को हम यूज कॉन्टिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली करेंगे, बिकॉज हम लोग दोनों चीजें यूज कर रहे हैं, लेबर के भी आर्स लग रहे हैं और मशीन आर्स भी होते हैं। तो सम चीजों, कुछ चीजों को वो मशीन आर्स पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, कुछ को वो लेबर आर्स पे कैलकुलेट करेंगे। मींस दे आर गोइंग टू यूज टू बेसिस फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। Then, for an activity level to be useful, change in level or volume of an activity should be correlated with the change in cost. यानी जो भी level of activity change आ रही है उससे cost में change आ रहा हो, यानी कोई ऐसी activity हो जिसका effect on the way, on one or the other way cost पे effect नजर आ रहा हो, यानी वो cost पे overall impact ला रहे हो और cost के impact के हिसाब से चीजें चल रही हैं। The activity level selected is called activity or volume index, यानी जो भी आप लेबर आर ले रहे हैं, माइल्स ले रहे हैं, एनी सेल्स डॉलर ले रहे हैं, एनी मशीन आवर्स ले रहे हैं, दीज ऑल थिंग्स जिसके ऊपर बेस आप मेजर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम इंडेक्स। क्या कहते हैं उसे हम? वॉल्यूम इंडेक्स या एक्टिविटी इंडेक्स। द एक्टिविटी इंडेक्स आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट कॉजेज चेंज इन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। क्या करे वो? चेंज इन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, यानी ओवरऑल कॉस्ट का बिहेवियर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आए, यानी कॉस्ट का बिहेवियर चेंज हो जाए। अलाउ कॉस्ट टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सेज, यानी जो अलाउ करे कॉस्ट को टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल, यानी कि वो कॉस्ट जो है वो अपना बिहेवियर से बताएगी कि वेदर इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, वेदर इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, और वेदर इट इज अ मिक्स्ड कॉस्ट, कि क्या वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्या वो फिक्स्ड कॉस्ट है, या क्या वो मिक्स्ड कॉस्ट है। इनमें से कुछ भी होगा तो वो अपने बिहेवियर से बताएगी। अगर सपोज आपने प्रोडक्शन बढ़ाई, फिक्स उस कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मींस इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने से जिस कॉस्ट को इफेक्ट पड़ गया है वो क्या बन जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। और अगर एक्टिविटी बढ़ाने से कुछ कॉस्ट फिक्स रहती है और कुछ बढ़ जाती है तो उस टोटल कॉस्ट को हम कहेंगे दैट इज नोन एज मिक्स्ड कॉस्ट। क्या हो जाएगी? मिक्स्ड कॉस्ट। रिमेंबर दैट टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो बीइंग नोन एज मिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट इज
मिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। Then variable cost. Variable costs are the costs that vary in total directly and proportionally with a change in activity level. यानी वो कॉस्ट जो वेरी करती है डायरेक्टली और प्रोपोर्शनलिटी विद चेंज इन एक्टिविटी लेवल। किसमें चेंज आए? चेंज इन एक्टिविटी लेवल। जैसी चेंज इन एक्टिविटी लेवल आएगा तो वहां पे कॉस्ट जो है वो ओवरऑल चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस 10%, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। यानी कि दोनों में बराबर का इंक्रीज आए, यानी वो कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ साथ ही चेंज हो, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्टिविटी लेवल डिक्रीजेस बाय 25%, योर वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो बी डिक्रीज बाय 25%. There's a direct proportional, directly proportional with each other. ये 25% दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं? रिमेन सेम पर यूनिट एट एवरी लेवल ऑफ एक्टिविटी। कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो रिमेन सेम पर यूनिट, यानी पर यूनिट सेम रहेगी। एक यूनिट बनाए 5 का, अगला 10 का, अगला 15 का, यानी हर यूनिट 5 का ही बनेगा। दैट रिमेन्स द सेम। बट लेकिन हर यूनिट के साथ वो अपने आप को एडिशन में लाता जाएगा, एक एक नंबर पे आगे फर्दर ऐड होता रहा। दैट मीन्स इट्स अ लेवल ऑफ एक्टिविटी। वेरिएबल कॉस्ट, फर्दर एग्जांपल ये देखिए, डेमॉन कंपनी मैन्युफैक्चर्स रेडियो दैट कंटेन्स $10 डिजिटल क्लॉक। क्या मतलब हुआ? वो मैन्युफैक्चर करता है रेडियो दैट कंटेन्स $10 डिजिटल क्लॉक। द एक्टिविटी इंडेक्स क्या होगा? रेडियोस प्रोड्यूस्ड। फॉर ईच रेडियो प्रोड्यूस द टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉक डिक्रीजेस बाय $10। यानी एक रेडियो और इंक्रीज किया तो एक क्लॉक और चाहिए, जब एक क्लॉक और चाहिए तो दैट मींस $10 एडिशनल रिक्वायर्ड है, तो दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। इफ 2000 रेडियोस आर प्रोड्यूस्ड, कितने रेडियोस प्रोड्यूस हो? 2000 रेडियोस आर प्रोड्यूस्ड, द टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉक्स इज $20, यानी 2000 into $10। If 10,000 radios are produced, the total cost of the clock would be 100,000, because 10,000 into $10, यानी $10 की तो एक घड़ी है, तो यानी 100,000 की तो सिर्फ क्लॉक की कॉस्ट आ जाएगी, जो क्लॉक वहां पे ओवरऑल यूज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पे देखें फर्दर 2 थिंग्स आ रही हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, डिजिटल क्लॉक्स यहाँ पे आ गया, ये देखें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब टोटल कॉस्ट तो पर यूनिट के हिसाब से इंक्रीज करती जा रही है, ये देखें ऑटोमेटिकली लीनियरली इंक्रीज कर रही है, यानी 2 के साथ फिर 4, 6, 8, 10। लेकिन रेडियो प्रोड्यूस्ड कॉस्ट पर यूनिट, वहां पे क्या लिखा हुआ है? सिर्फ कॉस्ट टोटल, तो कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम, यानी इसमें कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, यानी दैट कॉस्ट रिमेन्स द सेम, यानी ये कॉस्ट हमेशा रिमेन सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट रिमेन्स द सेम इन टोटल, यानी ये क्या रहे? सेम रहे इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन प्रोडक्शन। जितनी मर्जी चेंजेस ऑफ प्रोडक्शन आए लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। लेकिन याद रखिएगा दैट डजंट मीन्स कि ताहयात फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती, नहीं, लॉन्ग टर्म पे फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होती है। बिकॉज आप 10 साल बाद एक नया प्लांट लगा रहे हैं, अब कहीं फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, दैट्स इम्पॉसिबल। फिक्स्ड कॉस्ट का बढ़ना जरूरी है, बिकॉज इट्स अ निशानी के वहां पे उस फर्म में डेवलपमेंट हो रही है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट वुड इंक्रीज। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी। अ वॉल्यूम इंक्रीजेस, यूनिट कॉस्ट डिक्लाइंस। वो जो 2 पर यूनिट होता है, 3 पर यूनिट होता है, जैसे ही हम बढ़ाते हैं अपनी प्रोडक्शन, ये क्या होता है? ये रिड्यूस कर देती। कैसे रिड्यूस करती? छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, इफ यू हैव परचेज्ड अ मशीन जो 100,000 की आई है, कितने की आई है? 100,000 रुपीज की आई है। आप कहते हो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100,000 यूनिट बनाने की। हमने कहा ठीक है जी, मशीन तो परचेज कर ली आपने, हम स्टार्ट में उससे कितने यूनिट्स बनवाते हैं? 20,000 यूनिट बनाते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? सिंपल केस, ₹100,000 डिवाइड बाय 20,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹5 पर यूनिट। अगर मैं ऐसे प्रोडक्शन बढ़ाता हूं और 40,000 ले जाता हूं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 100,000 डिवाइड बाय 40,000। तो जब मैं इसे आपस में रिवर्स करूंगा तो यहां पे प्राइस कहां पे आ गई है? 250। That's why it decreases। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो भी फर्म्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेती हैं, याद रखिएगा वो अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर लेती हैं। क्योंकि उनके पास लोएस्ट कॉस्ट लीडरशिप बहुत ज्यादा होती है, कि वो उनकी कॉस्ट सबसे लोअर होगी, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं,
और फुल कैपेसिटी पे जब रन करें दैट मींस दे आर एट द लोएस्ट कॉस्ट. फॉर एग्जांपल यहां पे एग्जांपल भी दें, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, these are fixed costs, property taxes, insurance, rent, these are all known as fixed costs associated with your production in manufacturing or non manufacturing sector. किसी में भी ये एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम कहेंगे that is known as fixed cost. ये क्या होंगी? fixed cost एग्जिस्ट कर रही होंगी. फिक्स कॉस्ट फर्दर एग्जांपल, अब यहां पे देखें वही सेम प्रीवियस एग्जांपल, डेमॉन कंपनी लीजेस इट्स प्रोडक्टिव फैसिलिटी एट कॉस्ट ऑफ $10,000 पर मंथ. उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन की फैसिलिटी है या प्रोडक्शन की जो मशीन ली है या प्रोडक्शन प्लांट ली है वो किस लीज पे लिए? $10,000 पर मंथ. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टू फैसिलिटेट द रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल, यानी 10,000 पर मंथ ही उसे देनी है लीजेस के लिए, कि लीजेस के लिए उन्हें 10,000 ही प्रोवाइड करने हैं. Fixed cost on per unit basis vary inversely with the activity. अब क्या हुआ? At 2000 radios the unit cost is $5. कैसे $5 निकली है? यानी आपके पास 10,000 उसकी कॉस्ट थी और हमने 2000 से डिवाइड कर दिया. जब 2000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया $5. सेम है 10,000 रेडियोस अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1. क्यों हो जाएगी? 10,000 हमारे पास पर यूनिट लीज थी, 10,000 ही हमने रेडियोस प्रोड्यूस किए, तो यहां पे हमारे पास आंसर क्या है? 1. That means your fixed cost per unit decreases. वो पर यूनिट आपकी प्राइस जो वो डिक्रीज कर देते हैं फिक्स कॉस्ट. जैसे ही आप प्रोडक्शन अपनी बढ़ाते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. जैसे ही अपनी आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस पर यूनिट के हिसाब से फिक्स कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी यानी कम हो जाएगी. फिक्स कॉस्ट ग्राफ देखिएगा. अब फिक्स कॉस्ट जब हम ग्राफ देखते हैं तो यहां पे क्या आता है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. रेंट एक्सपेंसेस, अब यहां पे गौर से देखें तो ये कर्वी है, इट्स नॉट नाउ लीनियर. ये लीनियर नहीं है, लीनियर होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी थी, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही. दैट मींस कि ये यहां पे क्या है? दैट इज नॉन लीनियर. कैसे आ रहा है? कॉस्ट पर यूनिट ऑन रेडियोस प्रोड्यूस्ड. जैसे जैसे रेडियोस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट रिवर्स हो रहे हैं. और गौर से देखें तो ये क्या है? नेगेटिवली स्लोप्ड है. क्या है ये? नेगेटिवली स्लोप्ड है. कि इसमें एक नेगेटिव स्लोप नजर आ रहा है कि जितना भी नेगेटिव स्लोप होगा वो यहां पे क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होगा. तो दैट इज व्हाट वी 2, 4, 6, 8. जैसी मैं प्रोडक्शन अपनी बढ़ा रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करते हुए नीचे आ रही है. बट टोटल फिक्स कॉस्ट यहां पे देखिए वो रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही है. वो 10,000 है, वो 10,000 ही रहेगी और जब तक आपने लीज पे लिया हुआ है उन्होंने वो इक्विपमेंट वो 10,000 ही रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी. दैट्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ फिक्स कॉस्ट बाय ग्राफ. कि हमने क्या किया? फिक्स कॉस्ट को बाय ग्राफ आइडेंटिफाई किया कि ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है जो एग्जिस्ट कर रही है. लेट्स हैव सम रिव्यू क्वेश्चन. रिव्यू क्वेश्चन लगाते हैं कि क्या क्वेश्चन एग्जिस्ट कर सकता है. वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेरी इन टोटल डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल. एक तो ये यानी कि वो टोटल डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल. सेकंड क्या होगा? रिमेन्स द सेम पर यूनिट एट एवरी एक्टिविटी लेवल. क्या हो? वो रिमेन्स सेम रहे एट एवरी एक्टिविटी लेवल. हर एक्टिविटी लेवल पे वो क्या हो? सेम रहे, उसमें कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट ना कर रहे हो. नीदर ऑफ द अबव और बोथ ए एंड बी. तो हम क्या कहेंगे यहां पे? बोथ. क्यों? वेरीज टोटल डायरेक्टली विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल. वेरी करती है लेकिन उसका पर यूनिट रिमेन्स सेम फॉर एवरी लेवल. यानी ये एक पोर्शन ऑफ डेफिनेशन है, ये सेकंड पोर्शन ऑफ डेफिनेशन है. दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दैट वी हैव अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तब हमारे पास क्या आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की सामने आएगी. सो वी हैव अ रिव्यू थिंग कि हमने रिव्यू किया है कि व्हाट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट. तो दैट्स अ सिंगल एमसीक्यू दैट आई हैव पुट कि ताकि आपको अंदाजा हो कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और किस तरह से वर्क करती है. नाउ द रेलेवेंट रेंज. रेलेवेंट रेंज क्या होती है? किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है? थ्रू आउट द रेंज ऑफ पॉसिबल लेवल ऑफ एक्टिविटी. क्या मतलब हुआ? जो रेंज है जहां पे एक्टिविटीज एग्जिस्ट कर सकती है, मींस जितनी आप प्रोडक्शन ला सकते हैं सामने, उसे क्या कहते हैं हम? पॉसिबल लेवल ऑफ एक्टिविटी. अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप यूजुअली डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ईदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. नाउ अब यहां पे गौर से देखें तो एक अजम्पशन वो अपनी वॉइड कर रहे हैं. हमने अजम्पशन क्या की थी सीवीपी के लिए? हमने कहा था कि यहां पे फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट लीनियर रहेंगे, लेकिन वहां पे कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट लीनियर रहे. इट ऑलवेज रिमेन्स एज अ नॉन लीनियर और क्वाड्रेटिक. या तो वो नॉन लीनियर रहेंगे या फिर क्वाड्रेटिक हो जाएंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड चेंजेस इन एक्टिविटी level is the curve linear. Curve linear means it's like
दिस, यानी उसमें हल्का सा इलास्टिक होगा, वो हल्की सी कर्वी सी नेचर आ रही होगी, यानी वो कभी भी लीनियर नहीं होता, बट स्टिल इट्स अ कर्वी लीनियर. फॉर फिक्स्ड कॉस्ट द रिलेशनशिप इज ऑल्सो नॉन लीनियर. वो रिलेशनशिप क्या रहेगा? नॉन लीनियर रहेगा. सम फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज ओवर द एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी व्हाइल अदर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज. कुछ जो चीजें हैं वो तो फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होंगी विद द एक्टिविटी लेवल, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो फिक्स कॉस्ट की वो चेंज हो जाएंगी विद द एक्टिविटी लेवल. जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो देखिए, आपने प्रोडक्शन बढ़ाई, आपको एक अदर वेयर हाउस तो चाहिए होगा ना उसे रखने को. जब आपको एक वो वेयर हाउस चाहिए तो दैट मीन्स कि आपको उस वेयर हाउस पे सारी की सारी चीजें पूरी करने का टाइम होना चाहिए. मीन्स टू से एडिशनल वेयर हाउस आपको एक्वायर करना पड़ेगा, उसे लीज पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे ही लीज पे आइडेंटिफाई होगा तो हमारे सामने आ जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट. रेलेवेंट रेंज ग्राफ यू कैन सी ओवर देयर. अब रेलेवेंट रेंज है, देखिए जैसे हमने कहा था कि कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हमेशा क्या होगा? कर्व लीनियर होगा. और फिक्स्ड कॉस्ट भी लीनियर नहीं होगी, लेकिन इस तरह होगी कि इस लेवल पे इतनी फिक्स कॉस्ट थोड़े ऐसे रहेगी, इस एक्टिविटी पे ये रहेगी फिक्स कॉस्ट, और इस एक्टिविटी पे ये रहेगी फिक्स कॉस्ट. यानी हर एक्टिविटी पे थोड़े स्पैन के लिए कांस्टेंट रहेगी, फिर चेंज हो रही है, फिर स्पैन पे कांस्टेंट रहेगी और फिर चेंज हो रही है. यानी नॉन लीनियर होगी, लेकिन कर्व लीनियर भी नहीं होगी कि इसमें कोई कर्व नहीं बन रहा होगा. हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 to 3 इयर्स के बाद इसमें एक प्रॉपर शिफ्ट नजर आ रहा होगा, जिसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स. यानी कि हमारे पास इसमें ब्रेक पॉइंट स्टेबिलिटी नजर आई होगी. थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद एकदम से उसमें एक चेंजेस नजर आ रहे होंगे, यानी उसमें एक ब्रेक पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यानी ब्रेक पॉइंट्स उसमें नजर आ रहे होंगे. टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व लीनियर कॉस्ट, यानी कि ये हमेशा कर्व में रहेगी, और ये विद द एक्टिविटी पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी. और पॉजिटिव का मतलब ये है कि विद द इंक्रीज इन एक्टिविटी ये अपर साइड पे स्लोप कर रही होगी. Now, relevant range defined as range of activity over which company expect to operate during the year. यानी उस रेंज में जिसमें कंपनी चाह रही है कि मैं ऑपरेट करूंगी ओवर द ईयर, उसमें आप कहेंगे कि रेलेवेंट रेंज क्या होती है. यानी वो रेंज ऑफ एक्टिविटी जिसमें कंपनी चाह रही है कि इतनी प्रोडक्शन ओवर द ईयर मेरे पास रहे, यानी इतनी प्रोडक्शन मेरे पास नजर आए और इतनी प्रोडक्शन अपनी जगह पे ही नजर आती रहे. With this range, a straight line relationship usually exists for both fixed cost and variable cost. अब यहां पे क्या है? Relevant range. कंपनी कह रही है कि मेरे पास, मैंने जो है अपनी एक्टिविटी लेवल किस में रखना है? 40 to 60 के बीच में रहना है. तो इसके दौरान हमारी कॉस्ट क्या होगी? वो इस तरह की होगी. अब रेलेवेंट रेंज के दौरान हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? 40 और 60 के बीच में. दैट इज आवर फिक्स कॉस्ट जो रिमेन्स द सेम. विद इन दिस रेंज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप यूजुअली एग्जिस्ट. यानी जारी बात है, आप पूरी रेंज के बजाय एक छोटी सी रेंज ले रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस दौरान आपके पास एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे. बट इन ओवरऑल ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही कर सकता है. Let's review the relevant range. अब relevant range क्या होता है? Is the range of activity on which variable cost will remain curvilinear. No, it's not the property of relevant range. It's own property of variable cost. ये variable cost की property है. B, the range of activity in which fixed cost will be curvilinear. नहीं, ये भी नहीं है. हम तो कह रहे हैं range of activity जिसमें linear curvilinear ना रहे बल्कि क्या हो जाए? लीनियर हो जाए. द रेंज ओवर विच द कंपनी एक्सपेक्ट टू ऑपरेट ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि ये वो रेंज है जिसमें कंपनी अपने आप को ऑपरेट कराना चाहती है ओवर द ईयर. यानी एक ईयर में वो कितना ज्यादा ऑपरेट कर रही है, यानी कितनी ज्यादा वो रेंज ऑफ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही है. यानी हाउ मेनी ऑफ रेंज ऑफ ओवर विच द कंपनी एक्सपेक्ट टू ऑपरेट ड्यूरिंग द ईयर. यानी किस रेंज में कंपनी अपना ऑपरेशंस बरकरार रखना चाह रही है. यूजुअली फ्रॉम 0 to 100 ऑफ ऑपरेटिंग कैपेसिटी. यानी कि ये नहीं होता इसकी रेंज हम 0 to 100 है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. ये ठीक नहीं है. तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी, जिसमें क्या है? द रेंज ऑफ एक्टिविटी ओवर विच द कंपनी एक्सपेक्ट टू ऑपरेट ड्यूरिंग द ईयर. जिस रेंज में वो अपने आप को ऑपरेट कराना चाहती है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट अपीयर्ड. कि मिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट हैव बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड एलिमेंट एंड फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट, दैट आर नोन एज मिक्स्ड कॉस्ट. एक एग्जांपल हम होम डोमेस्टिक ही लेते हैं. हम सबके पास बिजली के बिल आते हैं, कभी 500 आ गए, कभी 1000 आ गया, व्हाटसोएवर, जितने भी आ गए, चलें 2000 आ गया, व्हाटसोएवर. अगर मैं कहूं कि ठीक है जी बिल आया, अगले महीने से आप एक लाइट भी नहीं जलाते, एक लाइट भी नहीं जलाते, एक पंखा भी ऑन नहीं करते, एक बल्ब भी नहीं ऑन करते, ना फ्रिज, डीवीडी, कोई अप्लायंसेस ऑन नहीं करते, बिजली बंद है.
क्या अगले महीने बिल नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा। वो बिल क्या होगा? वो एक्चुअली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जब उससे ऊपर एंड ओवर एंड अबव हम जो यूज करेंगे वो कहलाएगा क्या? वेरिएबल कॉस्ट। तो दैट मींस जो टोटल बिल होगा वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। यानी किन किन चीजों को मिलकर बना है? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को मिलकर जब बना है तो दैट मींस कि वहां पे दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही होंगी। समटाइम्स कॉल्ड एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? सेमी वेरिएबल, जो कुछ वेरिएबल भी हो और कुछ फिक्स्ड भी हो, कंप्लीटली वेरिएबल या कंप्लीटली फिक्स्ड कॉस्ट ना हो, यानी कुछ फिक्स्ड हो और कुछ वेरिएबल हो। चेंज इन टोटल बट नॉट प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, यानी कि चेंज इन टोटल बट नॉट प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, यानी टोटल में चेंज आ रहा है, लेकिन ये नहीं हमको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करेंगे कि सारा का सारा चेंज जो है वो एक्टिविटी लेवल की वजह से आ रहा है चेंज, लेकिन टोटल में चेंज आ रहा है, लेकिन पर एक्टिविटी लेवल पे हम ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास ये चीजें किस जगह पे लाई कर रही हैं। नाउ हियर यू कैन सी द ग्राफ। टोटल कॉस्ट क्या है जी? दैट इज द टोटल कॉस्ट लाइन, जो ये वाली है, दैट इज नोन एज द फिक्स्ड कॉस्ट लाइन, एंड दैट पोर्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पे जो ये पोर्शन है दैट इज वेरिएबल एंड दैट पोर्शन इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। इसे क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। मिक्स कॉस्ट हाई लो मेथड, एक हाई लो मेथड एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ मिक्स कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, गौर से देखिएगा। फॉर पर्पज ऑफ सीवीपी, किसके लिए? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मिक्स कॉस्ट मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू अंडर फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट। यानी हमने सीवीपी एनालिसिस करना है। सीवीपी एनालिसिस के अंदर सिर्फ दो कॉस्ट हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, तो फिर मिक्स कॉस्ट को कहां रखेंगे? तो मिक्स कॉस्ट को किस जगह रखना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं हाई लो मेथड। क्या कहते हैं उसे हम? हाई लो मेथड। वन अप्रोच टू सेपरेट द कॉस्ट इज कॉल्ड हाई लो मेथड। यानी हम उसमें से क्या करें? फिक्स कॉस्ट को अलग करें मिक्स कॉस्ट में से, एंड वेरिएबल कॉस्ट को अलग करें, ताकि हमारे पास दोनों को हम अपने अपने सेपरेट हेड में डालें, ताकि मिक्स कॉस्ट में से इन दोनों को अलग करें। यूजेस द टोटल कॉस्ट इनकर्ड एट हाई एंड लो लेवल। क्या करेंगे? यूज टोटल कॉस्ट इनकर्ड at high and low level of activity to classify mixed cost into fixed and variable component। यानी हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट को यूज करेंगे, दोनों हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी देखेंगे कितनी मिक्स कॉस्ट आ रही है, लोअर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे भी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, दोनों को देखेंगे, एंड देन आइडेंटिफाई अ मिक्स्ड कॉस्ट, और उसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को सेपरेट करेंगे। यानी दोनों लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन सेपरेट देम कि हाँ जी किस लेवल तक इन्होंने जाना है। द डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन हाई एंड लो लेवल्स, the difference in costs between high and low level represent variable cost since only variable changes as activity level changes। यानी जो भी यानी कॉस्ट में जितना भी चेंज आएगा हाई और लो लेवल पे रिप्रेजेंट वेरिएबल का, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। और जो बाकी रिमेनिंग होगा वो सारा क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट, बिकॉज वो एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज नहीं हुआ। यानी जितनी रिप्रेजेंट एज वेरिएबल कॉस्ट, एंड सिंस ओनली वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस एट एक्टिविटी लेवल चेंजेस, यानी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है विद द एक्टिविटी, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। मिक्स कॉस्ट सेटअप इन स्टेप्स इन हाई लो मेथड, यानी कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं? स्टेप 1, डिटरमिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहला काम क्या करना है हमने? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय हाई माइनस लो एक्टिविटी लेवल। क्या मतलब हुआ? हाई माइनस लो एक्टिविटी लेवल। तो यहां पे क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगेन रिमेंबर दैट फॉर्मूला, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाई माइनस लो एक्टिविटी लेवल, यानी जितना डिफरेंस आया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या कहलाएगा? वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय हाई और लो के बीच का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे तो दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। स्टेप 2, डिटरमिन द फिक्स्ड कॉस्ट। क्या डिटरमिन करेंगे हम? फिक्स्ड कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईदर हाई लेवल और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड फ्रॉम टोटल दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी। गौर से देखिएगा, डिटरमिन द फिक्स्ड कॉस्ट, क्या डिटरमिन करें? फिक्स्ड कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी फिक्स टोटल यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे इस किस में से? इधर हाई और लो लेवल ऑफ है, इधर हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम टोटल कॉस्ट। यानी कि हमने क्या करना है? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है किसमें से? वेरिएबल कॉस्ट पे से एट हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी भी माइनस करनी है और लो लेवल एक्टिविटी पे भी माइनस करनी है।
डेटा फॉर मेट्रो ट्रांसिट कंपनी, अब यहां पे क्या आ रहा है डेटा, माइल्स ड्रिवन, टोटल कॉस्ट, मंथ, माइल ड्रिवन, टोटल कॉस्ट, दो चीजें इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी गौर से देखें तो क्या है 50,000, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है दैट इज 27। अब यहां पे देखें तो क्या आ रहा है 50,000 के अगेंस्ट क्या आ रहा है हाई लेवल 63,000, 50,000 माइल, वहां पे कितना आ रहा है 30,000, 20,000 माइल। अब यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 33,000 का, यहां कितना आ रहा है 30,000 का। तो स्टेप 1 यूज अ फार्मूला टू फाइंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी 33,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो हमारे पास आंसर आता है 1.10 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो गया कि दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। हाई लो, अब डिटरमिन द फिक्स्ड कॉस्ट बाय सब्ट्रैक्टिंग ईदर टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट ईदर हाई और लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी हाई की 63, लोअर की कितनी थी 30। अब लेस वेरिएबल कॉस्ट, अब यहां पे हाई की माइनस करेंगे 50,000 थी ना इंटू 1.10, तो हमारे पास आ गया 55, और वहां पे हमने किया था 20,000 इंटू 1.10, तो हमारे पास आंसर आया 22,000। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, देखें एक्टिविटी लेवल पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है 8,000 आ रही है। दैट मींस कि वी हैव फाउंड द फिक्स्ड कॉस्ट आउट ऑफ मिक्स्ड कॉस्ट, कि फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाल ली है किसमें से, फ्रॉम मिक्स्ड कॉस्ट, यानी मिक्स्ड कॉस्ट में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट आइडेंटिफाई करके बाहर निकाल ली है, और उसी फिक्स्ड कॉस्ट को हम यूज करके हम फर्दर आगे एनालिसिस करेंगे। मिक्स्ड कॉस्ट हाई लो मेथड एग्जांपल, अब क्या आ रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट, वो कह रहा है जी 8,000 पर मंथ प्लस 1.10 पर माइल। टू डिटरमिन मेंटेनेंस कॉस्ट एट पर्टिकुलर लेवल multiply the activity level times to the variable cost per unit and then add to the total fixed cost. For example, if the activity level is 45,000, कितने माइल चल रहे हैं वो 45,000, the estimated maintenance cost would be 8,000। कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है 8,000। फिक्स्ड कॉस्ट एंड 49,500 वेरिएबल किस तरह निकाली है 1.10 इंटू 45,000, हमने कहा जी दैट इज आवर वेरिएबल फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 57,500। So that's how we have separated the mixed cost using high-low method. कौन सा मेथड high-low method, very important method and very nice method. Let's review mixed cost को रिव्यू करते हैं। What is meant by mixed cost? Mixed cost होती क्या है, किस तरह एग्जिस्ट करी। Mixed cost consist of variable cost element and a fixed cost element। अब यहां पे वो क्या क्या रहा है, दोनों एलिमेंट को प्लस करते हैं, यानी दोनों तरह के एलिमेंट रखे तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अच्छा ये कुछ ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट्स एंड अ कंट्रोलेबल कॉस्ट एलिमेंट। फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट तो ठीक है, कंट्रोलेबल कॉस्ट एलिमेंट्स नहीं हो सकते, दैट्स रॉन्ग। पहला ठीक है पोर्शन इस पॉइंट का, लेकिन दूसरा पोर्शन इसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट्स एंड अ कंट्रोलेबल कॉस्ट एलिमेंट, कहते हैं रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट्स होंगे या कंट्रोलेबल कॉस्ट एलिमेंट्स होंगे। इन एनी केस दोनों में से कोई भी केस होगा तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट और कंट्रोलेबल कॉस्ट एलिमेंट्स, यानी कि रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट्स है, हमने कहा नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चाहिए, हमें वी रिक्वायर अ वेरिएबल कॉस्ट एंड अ फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रोलेबल कॉस्ट एलिमेंट्स। अच्छा रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट्स मींस सपोज फॉर एग्जांपल ये पोर्शन है, इफ दिस इज अ समथिंग रूम, आप याद रखिएगा अगर इसके अंदर कोई प्रोडक्शन हो रही है तो जो चीज ज्यादा साथ प्रोडक्शन में ऐड हो रही है या ओवरऑल हमारे पास एडिशन में आ रही है, इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी चीज प्रोडक्शन या प्रोडक्ट में एडजस्ट हो रही है दैट इज नोन एज योर वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो चीज को सपोर्ट कर रही है, जैसे पंखा है वो सपोर्ट कर रहा है, बिजली सपोर्ट दे रही है, इंश्योरेंस है सपोर्ट दे रहा है, दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अ प्रोडक्शन, दैट इज नॉर्मली नोन एज रेलेवेंट कॉस्ट। उसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट। एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट मींस जिसके ऊपर हमारी अपनी मर्जी हो कि वी कैन कंट्रोल दैट कॉस्ट, वी कांट कंट्रोल दैट कॉस्ट। सो नो, इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन कभी भी मिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो सकता, यानी इन दोनों चीजों को कभी मिलके मिक्स्ड कॉस्ट नहीं बना सकते कि मिक्स्ड कॉस्ट इन दोनों चीजों को रख के सामने नहीं आएंगे। दैट मींस दैट इज ऑलवेज बी अ सेपरेट वन, यानी ये दोनों चीजें सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही होती है। वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट एंड अ रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट, यानी वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट तो ठीक है, समझ आती है कि ये तो एग्जिस्ट करती हैं, बट अ रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट। ये क्या होता है, रेलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट नहीं लाने बल्कि इसकी जगह क्या लाना है, फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं इन चारों में से कहूं विच वन इज द राइट, तो डेफिनेटली ए इज राइट, बिकॉज वो वेरिएबल और फिक्स की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल डेफिनेशन है मिक्स्ड कॉस्ट की। याद रखिए मिक्स्ड कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही होगी यू हैव टू यूज हाई लो मेथड। हमने हाई लो मेथड को लाजमी यूज करना है ताकि हमें अलग कर सकें कौन क्या चीजें, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट।
फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने ओवरऑल डिफरेंस निकालने हाई और लो लेवल पे, जो डिफरेंस निकलेगा उनको आपस में डिवाइड करते वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब उसके बाद जब वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो वो ऑब्वियसली साथ ही फिक्स्ड कॉस्ट भी नजर आना शुरू हो जाएगी। तो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही होगी जो उसमें से बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज आर फिक्स्ड कॉस्ट, उसे हम कहते हैं दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। और उसी फिक्स्ड कॉस्ट को लेके हम फर्दर आगे चलते हैं और उसी के साथ ही हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। So that's the end of the today's lecture. What we have studied today, first we have identified what the CVP analysis is, what the type of decisions are there. Then we have identified how we can find a break even. Then the new concept that we have studied is the contribution margin, जिसमें हमने दो concept पढ़े थे, contribution margin unit and contribution margin ratio. Contribution margin unit जो पढ़ा था वो इस काम आता है कि जब हमने quantity break even निकालना हो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमें तब चाहिए होता है जब हमने सेल्स ब्रेक इवन निकाला हो इन अमाउंट। और उसके बाद हमने देखा था कि हमने ब्रेक इवन आइडेंटिफाई कर दी। व्हाट इफ वी हैव टू फाइंड अ टारगेट प्रॉफिट, हमने क्या फाइंड करना हो, टारगेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना हो। देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें तब क्या करना पड़ेगा, तब क्या जरूरत पड़ेगी हमें करने को, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे किस तरह किया। हमने फिर उसके बाद ओवरऑल डिस्कशन के बाद देन वी हैव गो इनटू अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ व्हाट एक्चुअली the CVP analysis is. उसमें से that we have studied कि what are the cost behavior that exist. We have studied the fixed cost and then we have also studied the variable cost. हमने इन दोनों cost को सामने रख के स्टडी किया और उसमें से एक नई चीज निकली थी that is known as mixed cost and also being a relevant range, कि जिस रेंज में कंपनी एग्जिस्ट करना चाहती है उसे हम कहते हैं relevant range. Then we have studied the mixed cost, जिसमें हमने कहा था कि अब द प्रॉब्लम इज के हम एक कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैसे सेपरेट करें। देन वी हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू मेथड दैट इज नोन एज हाई लो मेथड, जिसे हम क्या कहते थे, हाई लो मेथड। और उस हाई लो मेथड को हमने वर्ड बाय वर्ड यानी स्टेप बाय स्टेप हमने उसकी जो है मेथड को स्टडी किया और उस मेथड से हमने कॉस्ट को सेपरेट भी किया। देन वी हैव आल्सो आइडेंटिफाइड कि मिक्स्ड कॉस्ट किस किस सिचुएशन में एग्जिस्ट कर सकती है। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द एग्जांपल्स कि वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है, और इन दोनों की एग्जांपल्स को हमने फर्दर एडजस्ट किया है। इन सारी चीजों को हमने साथ आइडेंटिफाई किया, बट एट दिस टाइम द चैप्टर इज नॉट कंप्लीट। We are going to continue this chapter in the next lecture because अभी एक पोर्शन रहता है that is CVP analysis। अभी हमने CVP analysis को डिटेल्स में नहीं डिस्कस किया, अभी हमने CVP analysis को डिटेल्स में डिस्कस करना बाकी है and that details we are going to see in the next lecture because जो आपको वेब दिखाया था जिसमें इन डेप्थ जाना था, we have just touched the cost behavior। हमने सिर्फ और सिर्फ अभी कॉस्ट बिहेवियर्स को टच किया है और कॉस्ट बिहेवियर्स के अलावा हमने किसी और चीज को टच नहीं किया। और जब हमने कॉस्ट बिहेवियर्स को टच कर लिए, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सीवीपी। हमने किसकी तरफ मूव किया करना है, सीवीपी, जिसमें हम देखेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप्स में कौन कौन सी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं और किस किस तरह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यानी दैट व्हाट वी नोन एज सीवीपी और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कुछ, ऑब्वियसली आप लोगों के पास असाइनमेंट्स भी आएंगी, एवरीथिंग आएंगी। वन मोर थिंग फॉर रिगार्डिंग दिस कोर्स, obviously in this course you have all been given an outline कि हाँ जी किस तरह से आपने कोर्स डिजाइन है। obviously during this semester or this course you are given or you are evaluated against 4 assignments and 4 quizzes and some group based discussions with 2 sectionals. One sectional is of weightage of 10%, other sectional would be of 15%, 10% or 15%, final would be of 50%। यानी 4 assignments, 4 quizzes, 2 sectionals, 1 final. You are going to be evaluated on these cases and also being a group based discussions. All these things will be related and all these things will be required. तो ये हमने हमारे पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर है। We have studied, that is now lecture number 3. Inshallah in lecture number 4 we are going to complete this chapter with the cost, volume and profit analysis. Allah Hafiz.